प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले ईरानी सदर का दौरा है पाकिस्तान। अमेरिका का सख्त रद्द अमल खतरे की घंटी बजा दी। ईरान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए खतरनाक, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। अमेरिका ने तजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिन पाबंदियों के खतरे से आगाह रहने का मशवरा दे दिया। पाक ईरान बेहतर ताल्लुकात अमेरिका के मफाद में क्यों नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई ने डील से मुतालिक तमाम दावे मुस्तरद कर दिए। मुझसे डील की, ना किसी ने कोई बात की, ना कोई पैगाम आया। सवाल यह है कि वो मुझसे किस बात पर डील करेंगे। 8 फरवरी को जब अवाम एक तरफ खड़ी हो गई थी तो वो वक्त बात करने का था। इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू, मजीद क्या कहा आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साबिक वज़ीर दाखिला नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान तल्खी। राना सनाउल्लाह ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया, जबकि जनरल बाजवा ने अमेरिका के साथ मिलकर खान हुकूमत गिराने के दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए बड़े राज खोल दिए। सीनियर सहाफी ने साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक बड़े दावे कर दिए। नवाज शरीफ को किसने बाहर भिजवाया, पीटीआई हुकूमत किसने गिराई, बाजवा के इंकशाफात आपके साथ शेयर करेंगे। और हमें ज्वाइन करें डिस्कशन के लिए प्रोग्राम में कामरान यूसुफ साहब सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान यूसुफ साहब, बात करेंगे ये जो ईरानी सदर का आज दूसरा रोज है दौरे का, पाकिस्तान के दौरे पे हैं, कल रिसेप्शन पे आप भी मौजूद थे, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, दौरा तो ऑफ कोर्स इसके दो कॉन्टेक्स्ट हैं। एक आपको तो पता है कि जनवरी में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैर मामूली तौर पर कशीदगी बढ़ गई थी, जब ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर मिसाइल फायर किए। जवाबन पाकिस्तान को कार्रवाई करना पड़ी और एक लम्हे लगा कि शायद ईरान और पाकिस्तान के दरमियान एक फुल स्केल जंग तक हो सकती है। और फिर देखा कि बड़ा क्विकली आई थिंक सबसे पहले ईरान की जो सियासी क़यादत है उनको रियलाइज हुआ कि ये उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए और ये उसी वक्त ही डिसाइड हो गया था कि जब नई गवर्नमेंट आएगी पाकिस्तान में तो ईरान के सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे, ताकि वो जो एक बैड पैच, एक हिकअप आ गया था रिलेशनशिप में, उसको दूर किया जाए। लेकिन इस दौरान हमने ये देखा कि फिर खित्ते में और बड़ी तब्दीलियां हुई। ईरान और इसराइल का आपस में जो कशीदगी तो पहले ही थी, उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो बराह रास्त ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, मिसाइल ड्रोन्स भेजे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, क्योंकि 1 अप्रैल को जो डोमेस्टिस में इसराइल ने बॉम्ब किया था उनके कॉन्सुलेट को। तो इस तनाजुर में ऑफ कोर्स फिर पूरी दुनिया की नजरें इस दौरे के ऊपर लगी हुई थी, क्योंकि ये एक ऐसे मौके पर दौरा हो रहा है कि वैसे तो पहले ही मगरबी ताकतें हैं वो ईरान को एज अ पराया स्टेट के तौर पर उसको तनहा करना चाहती हैं, लेकिन हालिया जो कशीदगी है इसराइल के साथ, तो फर्दर नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि उसको बिल्कुल तनहा कर दिया जाए। तो इस एतबार से आई थिंक दो पर्पस इसके, एक बायलैटरल में कि ये रीएश्योर करना ईरान की तरफ से कि जो कुछ हुआ था जनवरी में उसे अब आगे बढ़ने की बात है, बट एट द सेम टाइम आई एम श्योर के जो ईरानी सदर हैं, आज उनका दूसरा रोज है, कराची में है वो, इस दौरे को ये ऐसे इस्तेमाल करेंगे, पैगाम देंगे उनके जो एडवर्सरीज हैं, उनके जो मुखालिफ कुव्वतें हैं, कि जो उनकी कोशिश है कि ईरान को वो तनहा कर देंगे। देखें, आज भी ईरान के इस खित्ते में, इस दुनिया में दोस्त मौजूद हैं। तो आई थिंक एक होलसम इसका ऑब्जेक्टिव है इस विजिट का। जो इसका होलसम ऑब्जेक्टिव है कामरान, वो तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। ये बताएगा कि पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा? देखिए, पाकिस्तान के लिए ये इसलिए, एक तो ईरान आपको पता है कि हमारा नेबर है, और इस वक्त जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं बाकी जो पड़ोसी ममालिक हैं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में एक तनाव है, इंडिया के साथ तो एक अरसे से स्टेलमेट चल रहा है, और फिर जो जनवरी में जो इंसिडेंट हुआ था, तो पाकिस्तान अफोर्ड तो कर नहीं सकता। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि पीसफुल नेबरहुड हो, तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों। तो ऐसी सिचुएशन में जो पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है, आई थिंक वो यही है कि ईरान के साथ बावजूद इसके कि जो भी उसकी बाकी डायनामिक्स हैं, ताल्लुकात हमारे उस नौयत के होने चाहिए कि बहुत आइडियल अगर ना भी हो तो एटलीस्ट ऐसे नहीं होने चाहिए कि एक दूसरे पर हम मिसाइल्स मारना शुरू कर दें। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए इसकी इम्पोर्टेंस इस एतबार से है कि अगर उस एपिसोड को भुला के हम आगे बढ़ जाते हैं तो ये डेफिनेटली इट्स अ गुड साइन। और दूसरा ये है कि आई थिंक वही कि पाकिस्तान की जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, जो इकोनॉमिक रिवाइवल की भी बात हो रही है, तो उसमें वही वाली बात है कि आप सारे पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बिगाड़ के नहीं रख सकते। जहाँ एक विंडो मिलती है, जिस तरह इस दौरे के दौरान वो डिस्कशन हुई कि बड़ा एम्बिशियस एक टारगेट रखा है
दोनों मुल्कों ने कि बायलैटरल ट्रेड को $10 बिलियन तक ले जाने की बात हो रही है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड, बार्टर या स्मगलिंग वो तो वैसे ही हो रही है अनऑफिशियल चैनल से। तो अगर उसको रेगुलेट कर लिया जाता है और दूसरा कुछ ऐसे जैसे ईरान गैस पाइपलाइन का है, दो के आई नो के बहुत से चैलेंजेस उसको दरपेश हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि डिस्पाइट चैलेंजेस ये पाकिस्तान और ईरान की एक लिहाज से कंपल्शन है कि उनको अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव यही है कि ईरान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर भी होने चाहिए, वो ट्रांसलेट होने चाहिए इनटू ट्रेड एंड कमर्शियल रिलेशनशिप, डिस्पाइट द फैक्ट के उसकी वजह से हमें बहुत सी ऑपोजिशन का सामना भी करना पड़ सकता है जो बड़ी ताकतें हैं। येट आई थिंक यही आर्ट है, स्टेट क्राफ्ट यही है कि आप अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपने जो मफादात हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करें इंस्टेड ऑफ इस चीज़ पे ध्यान दें कि बाकी दुनिया क्या सोचती है। जी कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। एक मैं पढ़ रहा था कहीं पे, अब आप ही इस पे बेहतर कमेंट कर सकते हैं इसके अथेंटिसिटी पे, कि वो ये कहते हैं कि ईरानियन ने शायद हमसे रब्ता किया था पाकिस्तान हुकूमत से कि इन द गिवन सिचुएशन वी अंडरस्टैंड, जब वहाँ पे उनके इसराइल के साथ फायर वर्क उनका एक्सचेंज हुआ है, अमेरिकन यूरोपियंस सारे इस वक्त जो ईरान पे कोई सेंक्शंस की बात कर रहे हैं, आइसोलेशन में लेकर जा रहे हैं, तो क्योंकि हम समझते हैं पाकिस्तान की मजबूरियाँ, उनके साथ इनका रखना ताल्लुकात हमारे वो बड़े अहम हैं। तो आप कहते हैं तो ये ईरानी प्रेसिडेंट जो अपनी ये विजिट को वो कर सकते हैं, इसको कैंसिल या पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कहा नहीं प्लीज़ गो अहेड। इन खबरों में कोई है हकीकत, कोई आप तक पहुंची हैं ऐसी बातें? देखिए मुझे तो आई थिंक इस तरह से कोई खबर नहीं मिली कि शायद ईरान दिलचस्पी नहीं रखता था कि या वो उन्होंने सेकंड थॉट की बात की थी। ऑफ कोर्स ये चीज़ें बिल्कुल आखिरी आप तक लम्हे तक थोड़ी अनसर्टन सिचुएशन ज़रूर थी कि अगर ईरान और इसराइल के दरमियान ये कशीदगी बढ़ रही है और अगर ये फर्दर एस्केलेशन हो जाती तो फिर तो नेचुरल है कि ईरान के सदर की ये कोशिश होती कि वो अपने मुल्क में रहते। ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो पाकिस्तान का दौरा करते। लेकिन आई थिंक जो पाकिस्तान की ये कोशिश मतलब पाकिस्तान का इस तरह से कोई इशू नहीं था कि दो के कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद ये एक अप्रोप्रिएट मौका नहीं है। कुछ इसको कंपेयर भी करते हैं, जो इमरान खान साहब का वो जो इनफेमस मॉस्को का दौरा था कि एक मौके के ऊपर जब पूरी दुनिया रशिया को आइसोलेट करना चाहती थी, या जो रशिया है वो यूक्रेन पर हमला करने वाला था, तो इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे पहुंच गए, और कुछ लोग उसको उस तरह से भी कंपेयर करते हैं। बट आई थिंक पाकिस्तान डिड द राइट थिंग। आप ये तो नहीं हो सकता कि बाकी दुनिया, हर मुल्क जो है अपने इंटरेस्ट देखता है, तो उसको सामने रखते हुए तो आई थिंक पाकिस्तान भी ये चाहता था, जैसे मैंने कहा कि जो जनवरी में जो भी हालात हुए दोनों मुल्कों के दरमियान, कमरान आपने कहा कि हर मुल्क अपने इंटरेस्ट देगा, बिल्कुल सही बात है, फेयर इनफ। लेकिन हम ये देख लें कि अमेरिकन ने जो रिएक्शन दिया, बड़ा शदीद रिएक्शन दिया है और उनने इस मामले पे, और वो फिर अमेरिकन भी अपने उस मफादात देखने की कोशिश करेंगे। फिर आपको पता है कि IMF आ रहा है, वहाँ पे अमेरिकन बैठे हैं, वर्ल्ड बैंक में बैठे हैं, फिर FTF में फ्रांस वगैरह वो सारे वो बैठे, फ्रांस, और आपने देखा होगा UK और सारा अमेरिकन ने मिल के ही ईरानियन जो वहाँ पे ड्रोन्स गए थे उनको न्यूट्रलाइज किया था। सो कल को हमारे इस तरह के मफादात हैं जो IMF के साथ हैं, यूरोपियन के साथ हैं, अमेरिकन के साथ हैं, तो विल दे सपोर्ट अस अमेरिकन इन द गिवन सिचुएशन? अगर हम कहते हैं हमारे मफाद हैं, वो कहेंगे फिर हमारे में मफाद हैं, हमने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई इस तरह की सिचुएशन हो सकती है? देखिए बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन हो सकती है अगर हम वाकई कुछ ऐसे फैसले करें जो इन मुल्कों के मफादात को बराह रास्त नुकसान पहुंचाएं। आई थिंक वो ईरान के हवाले से बड़ी पोजीशन अमेरिका की और ख़ास करके अमेरिका की ज़ाहिर वाज़ेह है, वो ईरान गैस पाइपलाइन हो, उनके साथ तिजारत करने की बात हो, तो उस पर तो उन्होंने बड़ी पोजीशन ली हुई है कि ये एक रिस्की अफेयर है। कोई भी मुल्क अगर करेगा, भले पाकिस्तान हो या कोई और हो, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हो सकती हैं। लेकिन असल में इशू ये है कि आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये इशू है कि आपने अपने मफादात तो देखने हैं। असल में चैलेंज ये है हमारे लिए कि हम किस तरह से एक बैलेंस मेरे ख्याल में मेंटेन करते हैं। ये बात ये भी मैं आपको बता दूं कि जब ईरान गैस पाइपलाइन की 2014-15 में कंप्लीट होनी थी, उस वक्त भी हमने एक वेवर लेने की कोशिश की थी अमेरिका से। अमेरिका ने हमें वेवर नहीं दिया था, हालांकि अमेरिकी अफवाज उस वक्त यहाँ पे मौजूद थी, हमारी ज्यादा लेवरेज थी। उन्होंने क्या किया था, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो कतर से फिर हमारी जो LNG की डील हुई थी, क्योंकि हमने फिर उनसे ये कहा कि अगर हम ईरान से गैस पाइपलाइन नहीं इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारी जो तवानाई की जरूरियात हम कहाँ से पूरी करेंगे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अपने खत्म हो रहे हैं। तो कहा यह जाता है कि
अमरीकियों की ही वजह से फिर वो जो LNG की उस वक्त जो डील हुई थी, ये उन्होंने किया कि जी आप ऑल्टरनेट ढूंढें। तो शायद पाकिस्तान हो सकता है कि आई थिंक जो इस तरह के काम होते हैं कि आप एज ए लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि देखिए अमेरिका जब से निकल गया यहाँ से, तो अमेरिका के पास वो ना तो हमें वो सिक्योरिटी असिस्टेंस दे रहा है, ना हमें कोई अदरवाइज वो जो पहले डॉलर्स आते थे। हाँ, उनका क्लाउड यही है कि IMF को वो कह के हमें फर्दर हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, बाकी जो उनके यूरोपियन पार्टनर्स हैं वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो जो आई थिंक क्लेवर स्टेट्स होती हैं वो एज अ बार्गेनिंग चिप के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान इस ईरान के दौरे को एक अच्छे तरीके से अगर निगोशिएट करे तो अगर अमेरिका को या बाकी दुनिया को हमारी इतनी ज़रूरत है तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, फिर हमारी जो बाकी ज़रूरियात हैं वो हमें पूरी करें। देखें, भारत बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है। भारत की जो पॉलिसी है वो रूस से भी हथियार ले रहा है, उनसे सस्ता तेल भी ले रहा है, अमेरिका से भी जो मिल रहा है उनसे भी फायदा उठा रहा है। दो कि कुछ लोग कहेंगे कि शायद भारत के साथ एग्जाम्पल वो बनती नहीं, क्योंकि भारत तो वो कशकोल लेके मैं ये कहने वाला था, आपने अच्छा किया खुद ही कह दिया कि हम हर दफ़ा खुद को कंपेयर करते हैं भारत के साथ। भारत और उनके 600 अरब डॉलर से ज़्यादा रिजर्व्स हैं। IMF के पास वो बड़ा अरसा हुआ है, मेरा ख्याल गए नहीं है। फिर 30-40 करोड़ के उनके पास मिडल एक क्लास है जो कंज्यूमर क्लास है, जिसको देख के पूरी दुनिया के ब्रांड्स बिजनेसेस के मुंह में पानी आता है। उन्होंने कैश पे उन्होंने फ्रांस से मेरे ख्याल 60,000 करोड़ पे उन्होंने जहाज़ खरीदे हैं। सो वो तो दुनिया भर को बिजनेस देते हैं, पैसा देते हैं। हम तो उनसे लेने, मतलब वो तो सऊदी से भी वो कैश पे एल लेते हैं, UAE से लेते हैं। हम सऊदी से और UAE से जाके पैसे मांगने पहुंच जाते हैं। सो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। हम हर दफ़ा उनके साथ कंपैरिजन ड्रा तो करते हैं, वी लव टू डू दैट, तो लेकिन कहीं बनता नहीं है। वैसे आपस की बात है। नहीं, बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं, मैं इसीलिए वो फौरन मैंने ये बात कही। बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये चीज़ भी ज़रूरी है कि देखें, अगर ठीक है ईरान के साथ अमेरिका के या बाकी दुनिया के उनके मसाइल होंगे, आप उसकी इम्प्लीकेशंस देखें ना। अगर फर्ज करें कि ठीक है वो बात भी हमारे लिए एक मुश्किल सूरत हाल है कि अगर हम अमेरिका को नाराज करते हैं उसकी भी इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन अगर हम खित्ते में पहले ही हमारे कितने दोस्त हैं, अगर ईरान को भी या उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात की नौयत खराब होती है तो आपको पता है कि उसकी बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। इकोनॉमिक से ज्यादा हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हमारे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर खुदा ना खास हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं, इस पे तो अमेरिकन बड़े खुश होते हैं, यूरोपियंस बड़े खुश होते हैं कि अल्टीमेटली वी गॉट सम गुड पार्टनर्स इन द रीजन। क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा इसको रेजिस्ट किया, जो कि ठीक रेजिस्ट किया कि वी कांट अफोर्ड इट, जो सोशली और अदरवाइज हमारी सोसाइटी के जो अपनी फॉल्ट लाइंस हैं जिनको आप देखें, उसके अंदर सर इशू ये है कि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं। वही वाली बात नहीं कि बड़ी आप कह सकते हैं कि एक टाइट वॉक हमें वो करनी पड़ती है, एक टाइट रोप के ऊपर, कि हम बिल्कुल बात ठीक है कि ये हकीकत है कि जो हमारी इस वक्त इकोनॉमिक डिपेंडेंस है ऑन दी वेस्टर्न या वाशिंगटन बेस्ड इंस्टीट्यूशंस, फिर यूरोप के ऊपर, फिर बाकी चीज़ों के ऊपर। बट एट द सेम टाइम इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम उनके कहने के ऊपर अपने जो पड़ोसी और खास करके ईरान से अननेसेसरली जो उनकी रिक्वायरमेंट है। आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है, आपकी गुफ्तगू से वेरी मैच्योर एंड वेरी प्रैग्मेटिक है मत से। बहुत कम लोग इस तरह सिचुएशन की डेलिकेट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं जैसे आप कर रहे हैं, कि हम अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए ईरान के करीब हो रहे हैं, ताकि क्योंकि अमेरिकन जो इस अगर रीजन से निकल गए थे 2021 के बाद, हमें छोड़ गए, कोई मतलब जो आपको कोलेशन सपोर्ट फंड मिलता था $1.5 अरब वो चला गया, बाकी फेवर से ही रोज़ कोई ना कोई अमेरिकन जनरल सेंटकॉम का, पेंटागन का, यहाँ पे अगर GHQ पाकिस्तान आता था, CIA के चीफ आते थे, वो बड़ा अरसा हुआ सारा आना बंद हो गए। सो अब हमारे पास जब इसके इसराइल के साथ या यूरोपियन के साथ या अमेरिकन के साथ ईरान की एक हाइटन एक वार अभी चली है, तो वी थिंक के ये बेस्ट मौका है अपने आप को मजीद रेलिवेंट करने का और यूरोपियंस को मैसेज भेजने का, अमेरिकन को, कि अगर आप हमें अबैंडन करेंगे तो फेयर इनफ, हमारे साथ हैं, नेबर हैं, फिर हम उनसे बातचीत करेंगे। सो वी कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट, वी आर यूजिंग इट एज ए लेवरेज या बार्गेनिंग चिप, जैसे आपने कहा है। जी बिल्कुल, आई थिंक जो रियासतों का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है, जो होशियार या चालाक रियासतें होती हैं, वो इसी तरह से एडवांटेज लेती हैं कि ठीक है, देखें एक तरफ अमेरिका, अगर आप उनके थिंक टैंक्स के लोगों से या अदरवाइज आपका भी और मेरा भी इंटरेक्शन होता रहता है, वो कहते हैं जी आप तो पाकिस्तान हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है, खत्म, पाकिस्तान किसी खाते में ही नहीं है। अगर वाकई पाकिस्तान किसी खाते में नहीं है तो फिर तो अमेरिका को परेशान नहीं होना चाहिए ना कि पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करे या किसी और के साथ बेहतर करे। तो सम टाइम हम अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ईरान का सदर पाकिस्तान के दौरे पर आता है या ईरान के साथ तिजारत बढ़ाने की बात करते हैं, तो स्टेट डिपार्टमेंट से, व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आता है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान की वैल्यू है।
तो सम टाइम ये होता है कि हमारे में वीकनेसेस आई एम श्योर कि बहुत हैं और हमारी अपनी पैदा करते हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ्स भी हैं। आई थिंक दिस मीन्स कि अमेरिकन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इस रीजन के अंदर हैज अ वेरी क्रिटिकल रोल। सिर्फ प्रॉब्लम हमारा ये है कि माजी में भी जब हम अमेरिका के इत्तेहादी रहे या जो भी कोल्ड वॉर के अंदर, शायद हम बेहतर बारगेन नहीं कर सकते, बेहतर हम नेगोशिएटर नहीं है। काश हम बेहतर नेगोशिएटर होते तो शायद चीजें बड़ी मुख्तलिफ होती। आई एग्री विद यू, बड़ा खूबसूरत आपने ये बात की है कि वी आर नॉट बेटर नेगोशिएटर। बल्कि मुझे याद है उसी वक्त जब ये पाइपलाइन हो रही थी, उसमें अगर आपको याद हो गैस पाइपलाइन, इसमें इंडिया भी था। ये कम लोगों को पता है ये गैस पाइपलाइन गुजरनी थी, इसमें इंडियन भी पार्टनर थे। इसी से ये पाइपलाइन से इंडिया को भी गैस जानी थी, ईरान ने भेजनी थी, जो 3 ममालिक थे। तो उस वक्त उन पे इंडिया पे भी ये अमेरिकन ने यही दबाव डाला था कि आप इसमें से निकल जाएं डील में से। तो इंडिया ने कहा जनाब कि फिर हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तो आपको याद होगा उन्होंने सिविल न्यूक्लियर उनके साथ एग्रीमेंट किया था, और जिसमें पाकिस्तान ने भी रोला डाला था कि इंडिया के साथ जो सिविल अब न्यूक्लियर एक डील कर, मेरे को ओबामा साहब का दौर था शायद, तो हमारे साथ भी करें, तो विच अमेरिकन रिफ्यूज। लेकिन इंडिया ने तो ले ली थी डील, उन्होंने ईरान को यूज करते हुए ईरान से डील खत्म करके उन्होंने उनसे सिविल न्यूक्लियर की डील ली थी बहुत बड़ी सर। सो इंडियंस आर बेटर नेगोशिएटर यू थिंक, और हम हमेशा बैड नेगोशिएट करते हैं। बिल्कुल, आई थिंक इंडिया की जो सबसे बड़ी ऑब्वियसली एक बात है, अगेन जब आपके पीछे एक इकोनॉमिक मसल हो, जब आप उस तरीके से वॉशिंगटन बेस्ड इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। आपने बात की तारीख में सिर्फ एक मरतबा जो भारत है वो अर्ली 90s में IMF बेल आउट प्रोग्राम लिया है, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उसके बाद फिर उन्होंने सबक सीखा, मतलब एक ही दफा, और उससे अपने आप को उन्होंने करेक्ट किया। आज जो भारत आपको नजर आ रहा है, जो एक इकोनॉमिक जो पावर नजर आते हुए, वो उसका आगाज जाहिर है कि मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर ने किया था। बिल्कुल, उन्होंने तो सबक सीखा। तो वो बिल्कुल बात, आई थिंक यही इस वक्त भी सबसे बड़ा इशू यही है कि आई थिंक हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को देखना चाहिए। कमरान, आपको याद आ जाएगा, आप क्योंकि फॉरेन ऑफिस को कवर करते हैं एक्सटेंसिवली, डिफेंस को भी देखते हैं, मुझे याद पड़ता है कि इंडिया के एम्बेसडर थे वहाँ पे, उसमें वाशिंगटन में, उन्होंने एक बयान दिया था, इंटरव्यू आया था कुछ साल पहले, तो उन्होंने कहा जनाब के पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट्स हैं ये इतनी अच्छी डिप्लोमेसी दुनिया में नहीं कर सकते, इनको हमसे सीखना चाहिए। बड़ा आपको याद होगा एक स्टेटमेंट आया था, इंटरव्यू आया था। आप क्योंकि डील करते हैं, सबसे आपका मिलना जुलना रहता है एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर, आपका क्या व्यू है कि ये ऑब्जर्वेशन ठीक है हमारे डिप्लोमेट्स के बारे में कि वो इतने श्रूड, एक्टिव, इंटेलिजेंट, गो गेटर्स, प्रैग्मेटिक, डील लेने में इतने अच्छे नहीं है जितने इंडियंस हैं? जैसे उन्होंने टांट भी किया था उन्होंने एम्बेसडर ने USA में, उन्होंने कहा ये अयाशी करने आते हैं यहाँ पे, मजे करेंगे, वाशिंगटन फिरेंगे इधर उधर, वो अयाशियाँ इनकी चलती रहती हैं, काम वाले जब काम का टाइम हो तो काम नहीं करते। बड़ा सख्त इंटरव्यू था, आपको याद आ जाएगा। देखिए, इसमें मैं कोई इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट दूंगा, देखें जो भी आपका इदारा है, जो फॉरेन ऑफिस पार्ट ऑफ पाकिस्तान है ना, जो लोग काम करने वाले हैं वो भी पाकिस्तानी है। तो जब ओवरऑल आपका एक आई एम सॉरी टू से जो एक डिक्लाइन हो हर इदारे के अंदर, तो इसमें कोई शक नहीं है, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, वो हमारी दफ्तर खारजा हो, जो ओवरऑल मैंने देखा है कि एक डिटेरिएशन है। जो पहले जब मैंने इवन जर्नलिज्म का आगाज किया, जिस तरह के नाम जो उनका जो फॉरेन सेक्रेटरीज होते थे, दबदबा होता था, वो अब आपको उस तरीके से नजर नहीं आता। ये ओवरऑल एक रिफ्लेक्शन है हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो अप्रोच है, और एक आई थिंक उसकी, और इसमें जो भारत का जहां तक बात है, आई थिंक एक बहुत सी चीजें होती हैं जो आपका सेल्फ बिलीव होता है। भारत के अंदर जो डिफरेंस मुझे नजर आता है, एक सेल्फ बिलीव है उनके अंदर कि जी हम एक बड़ी दुनिया की उभरती हुई ताकत हैं। तो वो ना सिर्फ उनके डिप्लोमेट जिसे आम लोगों से भी मिले, उनमें भी आपको बड़ा वो एक नजर आता है, एरोगेंसी नजर आती है। वो इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके फॉरेन ऑफिस पे उतनी हावी नहीं है, डिक्टेट नहीं करती, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट जो वो डिक्टेट करते हैं फॉरेन ऑफिस को, वो ब्रीफ देते हैं, वो टॉकिंग पॉइंट्स देते हैं, और पाकिस्तानी हमारा फॉरेन ऑफिस जो है जस्ट जो उनको बताया जाता है वो मतलब उसी के जरिए चलते हैं। अपनी कोई इंडिपेंडेंट सोच, अप्रोच जो है वो रखने में नाकाम रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक उसमें फर्क ये है कि बिल्कुल लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा भी नहीं है। आई थिंक बहुत सी चीजें जो बिहाइंड द सीन होती हैं कई इश्यूज के ऊपर, जो फॉरेन ऑफिस की राय को मोतबर नहीं समझा गया, और उनकी राय बिल्कुल ठीक थी। देखें, जो प्रोफेशनल जो इनपुट होता है वो उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, और बाद में उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा नहीं कि आज भी दफ्तर खारजा के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको बड़ा जबरदस्त किस्म की इनपुट देते हैं। मैं 1-2 एग्जांपल्स आपको क्लियरली देता हूं। मसलन कुलभूषण यादव के केस के अंदर जब उनकी काउंसलर एक्सेस की वाली बात आई, तो जो फॉरेन ऑफिस की राय थी वो बड़ी क्लियर थी। उन्होंने कहा कि ये हमें एक्सेस देना पड़ेगा, आप जो मर्जी कहें कि ये
वो जी दहशतगर्द है या जो व्हाटएवर मे बी द केस, जो वियना कन्वेंशन है, जो बायलैटरल हमारी ट्रीटीज हैं, तो हमारी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने उनको वीटो कर दिया और उस गलती की वजह से ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया, तो वहां से ऑर्डर अगर वो बात मान लेते फॉरेन ऑफिस की तो मामला वहीं पे रुक जाता। फिर सेकेंडली आई थिंक एक जो ये तो अभी एक चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ, उससे पहले भी ये जो एक अटैक हुआ था जिसमें 9 चीनी इंजीनियर्स मारे गए थे, तो उसमें मुझे याद है कि एक दफ्तर खारजा की तरफ से स्टेटमेंट आया था, उसमें उन्होंने उसको एक एक्सीडेंट करार दिया था, ठीक है, लेकिन वो स्टेटमेंट दफ्तर खारजा की तरफ से नहीं आया था, कहीं और से आया था। और उस वक्त दफ्तर खारजा ने रेजिस्ट जरूर किया था कि ये आप गलत कर रहे हैं, इसमें आप ब्लैंकेट ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, कल ये बैकफायर करेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। जब पाकिस्तान ने कहा कि ये एक्सीडेंट है, बीजिंग से फौरन एक स्टेटमेंट आ गया कि ये दहशतगर्दी का वाकया है और उससे पाकिस्तान की बड़ी सुबकी हुई, क्योंकि अब कसूर फॉरेन ऑफिस का नहीं है। इन दोनों केसेस के अंदर मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स दी हैं। फॉरेन ऑफिस ने बड़ी अपनी बेहतरीन राय दी थी। प्रॉब्लम यह है कि जाहिर है कि वो क्या करें, अपने आप को असर्ट नहीं करवा सके। और उसके बाद मेरा ख्याल है उन्होंने चाइनीज इंजीनियर जो थे बेचारे, उनको पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी फैमिली जी बिल्कुल कॉम्पनसेशन भी की थी। अच्छा, लास्टली अभी बात हो रही थी मफादात की कि आप कैसे निगोशिएट करते हैं, मुल्क के मफादात देखते हैं। तो एक हमने देखा अभी, क्योंकि ये रेलिवेंट है, कि आपको याद होगा 2009-10 में जब सदर जरदारी ये प्रेसिडेंट थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, तो ये ईरान गए थे, इन्होंने पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन जो है ना मुआहदा किया था इन्होंने। उस वक्त का मुआहदा 14 साल पहले का किया गया, उसमें क्लाजेस भी रखवा ली थी पेनल्टीज की कि अगर ना कंप्लीट हुआ तो पेनल्टीज भी लगेंगी, नोइंगली के अमेरिकन इस पर रिएक्ट करेंगे। हमने अमेरिकन से बात नहीं की थी। आज हालात ये हो चुके, बल्कि इन्होंने बाद में इन्होंने GADC का टैक्स भी लगाया था, जो 800 रुपया इकट्ठा हुआ था कि हम पाइपलाइन अपनी बनाएंगे। तो ना 800 बिलियंस का पता है कि वो किधर गए हैं GADC के। अब ये 14 साल बाद एक चूल्हा भी नहीं जला ईरानियन गैस से, और 17 अरब डॉलर का वो बिल बना के ले आए हैं। आज ईरानियन प्रेसिडेंट उन्हीं से मिल रहे हैं, जरदारी साहब से, जो ये सारी डील करके आए थे। तो हमारे पल्ले क्या है, तो वही है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने कि ना गैस है, उल्टा 800 बिलियन भी लोगों से टैक्स ले लिया इन्होंने GADC का, उधर से 17 अरब डॉलर का ईरान का बिल बना हुआ है। तो ये निगोशिएट किया था हमारी इन्होंने जो समझदार क़यादत ने, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, जो पॉलिटिकल लीड है। 14 साल बाद हम वहीं बैठे हुए हैं, फिर अमेरिकन की थ्रेट्स आ रही हैं। सर आई थिंक जो सबसे बड़ी हमसे गलती की, बिल्कुल हमारे यहाँ ये चीजें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस में चलती हैं। जो गलती हमसे हुई कि अगर जब ये 2014 दिसंबर में ये कंप्लीट होना था, हमने गलती की कि हमने बिकॉज ऑफ फियर ऑफ US सैंक्शंस अपने हिस्से का काम, मतलब अपने एरिया के अंदर तो पाइपलाइन बिछाने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना। अगर हम वो पाइपलाइन बिछा देते, बॉर्डर तक सिर्फ ले जाते, कनेक्ट ना करते, उस वक्त तो कोई पाबंदी नहीं थी। और उसके बाद आपको पता है कि 2015 में फिर ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस थी कुछ नरमी हुई थी और वो मुआहदा हो गया था क्योंकि न्यूक्लियर। तो पाकिस्तान को उस विंडो का इंतजार करना चाहिए था। तो जब देखेंगे सैंक्शंस कम हो गई हैं तो एक दफा आप काम शुरू कर देते तो फिर तो किसी ने कुछ नहीं कहना था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ विजन किसका है, सोचता कौन है। आई थिंक इशू ये नहीं है कि आप इमीडिएटली, इशू ये है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना देना वहां पे, जहाँ पे मौजूद हो, जैसे आपको विंडो मिले आप गैस ले लें उनसे। मतलब मुझे हंसी आ रही थी कि जरदारी साहब ने कंपनी गए, मुआहदा किया, और गैस भी हमने महंगी ली थी उस वक्त कंपैरेटिवली, चलो हो गया। क्लास भी डलवा ली कि अगर हमने कंप्लीट नहीं की तो आप हम पे अरबों डॉलर का वो करेंगे, आप फाइन भी कर सकते। आज हालत ये है कि चूल्हा भी एक नहीं जला पाकिस्तान में ईरानियन गैस है। तो 800 बिलियन का हम GADC टैक्स भी हुकूमत ने ले लिया हमसे 10 सालों में, और ऊपर से 17 अरब डॉलर का हम पे बिल भी बन गया। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एनीवे, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे जनरल बाजवा ने जो स्टेटमेंट दिया है और राना सनाउल्लाह ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं, क्या इनमें हकीकत है, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस अब बात करेंगे कुछ स्टेटमेंट्स, आफ्टर स्टेटमेंट्स देखने को मिली हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जो जनरल कमर बाजवा ने बात की, उन्होंने कहा जी कि मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मैं किसी भी डील का, ना तो मैंने अमेरिका के साथ मिलकर कोई PTI गवर्नमेंट को गिराने में कोई डील का मैं पार्ट था, और ना नवाज शरीफ को लंदन भेजने वाली डील का मैं पार्ट था। सो ही इज डिटैचिंग हिमसेल्फ क्लियरली। एंड 3 मेरे सामने ना इस वक्त बयान पड़े, वेरी इंटरेस्टिंग। एक राना सनाउल्लाह साहब का है, जो उन्होंने जनरल बाजवा साहब से उनका टकराव हुआ था वो बताया है। एक जनरल बाजवा साहब का है, उन्होंने कोई सहाफ़ियों से कोई मुलाकात की और बताया जा रहा है कि मुझे किसी ने, कोई सहाफ़ी मौजूद थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा जनाब कि ये ऑफ द रिकॉर्ड, इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी शेयर्ड।
तो तीसरा जो है वो मोहम्मद जुबैर साहब का है, जो काशिफ अब्बासी साहब के शो में उन्होंने कहा। सो तीनों बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैं इन तीनों को ये मिलाने की कोशिश करते हैं। एक तो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड से याद है, लंदन में थे 2006-07, हमारा शहीद दोस्त अरशद शरीफ भी थे, जियाउद्दीन साहब हमारे उस्ताद, दोनों के डॉन के ब्यूरो चीफ एडिटर थे। तो 3-4 हम सहाफ़ी बैठे हुए थे शहबाज शरीफ साहब के पास, ड्यूक स्ट्रीट लंदन में, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे दफ्तर था जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब भी थे। ये जनरल बाजवा साहब के लिए थोड़ी सी लर्निंग होगी, या उन लोगों के लिए जो ये सहाफ़ियों को बाज़ दफ़ा ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि सियाने लोग क्या करते होते हैं। उन्होंने कहा जनाब को कोई बात बताने लगे तो वो रुक गए। तो हम में से किसी ने उनको ना थोड़ा सा वो किया, और भी थे लंदन के सहाफ़ी बैठे हुए थे, कि सर कोई नहीं, बता दें, ऑफ द रिकॉर्ड बता दें आप। मतलब ये अब ये हमारे पे बाइंडिंग हो जाता है एज ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट कि कोई आपको ऑफ द रिकॉर्ड कहे तो देन आपको ऑफ द रिकॉर्ड रखनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पास भी कई खबरें होंगी, स्टोरीज होंगी, बहुत सारे सोर्सेज बताते हैं, बड़ा दिल करता है कि बम फोड़ दें शो में, बट यू कांट डू दैट, यू लूज योर ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट ही होता है सोर्सेज के साथ। तो शहबाज शरीफ साहब का मुझे आज तक याद है, हंस के कहका मारा, उन्होंने कहा नहीं सहाफ़ियों के साथ कभी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करता ये ऐसे काम। वो अगर अगेन होगा ना, उनको तजर्बे कुछ हुए होंगे ना इस तरह के। तो हमने कहा नहीं सर हम नहीं करेंगे। वो कहा नहीं आप नहीं करेंगे, आई अंडरस्टैंड। अब 2-3 काम करेंगे। अब मेरा नाम लिए बगैर ये खबर वैसे सोर्सेज करके चला देंगे, सोर्सेज ने कहा मेरा नाम नहीं देंगे, आई अंडरस्टैंड, बट यू विल ब्रेक दिस स्टोरी। आपको टेम्पटेशन ऐसी होती है कि आप रोक नहीं सकेंगे खुद को। सो मैं नहीं बता रहा आपको, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड हो या ऑन द रिकॉर्ड। उन्होंने नहीं बताई थी, और ये बात उनकी किसी हद तक ठीक है। अक्सर जो ये सहाफ़ी होते हैं उस बंदे का नाम नहीं देंगे, वो कहेंगे हमें ज़राया ने बताया, या कहीं पे हमारी किसी से बात हुई है, किसी ने, कोई तोते ने, चिड़िया ने, कोई आपके ईगल ने, उकाब ने, या जो भी है किसी ने हमें बताया है, लेकिन वो खबर वो लीक हो जाती है, निकल जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह ये चीज़ें जो हैं, अब उन्होंने जनरल बाजवा साहब जो हैं, अब उनको भी ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा जनरल बाजवा साहब के साथ, ये 6ठी-7वीं दफ़ा हो रहा है। वो हर जर्नलिस्ट से मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, और 2-2, 3-3 घंटे उनको कहानियाँ सुनाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का बयानिया इतना पावरफुल था अगेंस्ट उनके कि वो कैसे अपने आप को डिफेंड करें, और कौन उनको डिफेंड करे, कौन जो है मीडिया को कहे, टीवी चैनल। अब जनरल बाजवा साहब रोजाना तो उस पर उसमें टीवी शो में नहीं जा सकते, ये बात मैंने नहीं की। वो क्या करते हैं, वो फिर किसी न किसी सहाफ़ी को फ़ोन करते हैं, उससे ट्वीट करवाते हैं कि जी अच्छा, फिर ये भी कहते हैं कि मेरा नहीं कहना, फिर कहते नहीं अब आप ये कहें फैमिली ज़राए कह रहे हैं, अच्छा कभी कहेंगे किसी दोस्त ने कहा। लिहाजा देखें बहुत सारे एंकर सहाफ़ी जो हैं जिनका उनसे मिलना जुलना है, वो अक्सर ये ट्वीट्स करते रहते हैं कि हमारी जनरल बाजवा साहब की फैमिली से बात हुई है, उनके करीबी ज़राए ने हमें बताया है, हालांकि वो जनरल बाजवा साहब खुद उनको बता रहे होते हैं और वो ट्वीट्स करते हैं। लेकिन क्लास साहब उनको ये अनकॉल्ड फॉर जो वजाहतें हैं देने की ज़रूरत पेश क्यों आ रही है? क्यों नहीं आती ज़रूरत? आपके टीवी शो अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और चैनल गुफ्तगू कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे हैं, तो आप इसी सोसाइटी में रहते हैं, आपके बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, उनके इन-लॉज हैं, आगे आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, मतलब 100 आपका एक हल्का है, बाब है, बैचमेट्स हैं, कुलीग्स हैं, आपके नीचे लोगों ने सर्व किया हुआ, एवरीबॉडी इज रीड कर रही है। एक सोशल प्रेशर आता है आप पे कि यार ये बात ऐसे नहीं हो तो मैं इस पर चुप कैसे रहूं। बहुत कम लोग होते हैं जो खामोशी में चले जाते होते हैं और जवाबात वो नहीं देते होते। जनरल बाजवा साहब हैज़ बीन वेरी एक्टिव। और जो बात है, मैं उस वक्त भी उनके 1-2 करीबी दोस्त थे जो उनसे जिनका मिलना जुलना था, तो मैं उस वक्त भी कहता होता था कि भाई साहब ये बहुत ज़्यादा इस सियासत में अंदर आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सहाफ़ियों से मिलते हैं, कालम निगारों से, एंकर से, लगता है जनाब बाजवा साहब हुकूमत ये कर रहे हैं, ये नुकसान होगा। अच्छा, फौज जितनी आगे आएगी उतना उन पे वो आना शुरू हो जाता है कि आप मतलब इस वक्त जब वो इमरान खान साहब कहते हैं जनरल बाजवा साहब हुकूमत मेरी चला रहे, तो सारे सहाफ़ी मानते हैं, सारे एंकर मानते हैं। रीज़न कि हर हफ्ते तो उन्होंने बुलाया होता था वहाँ सहाफ़ियों को, एंकर्स को, उसमें GHQ में, और बैठ के सारी गुफ्तगू हो रही थी, किसी को थ्रेट हो रही है, किसी को समझाया जा रहा है, किसी से तनख्वाह पूछी जा रही है, किसी को बताया जा रहा है कि 5000 लोगों की हमने यहाँ लिस्टें तैयार की हुई हैं। और इमरान खान साहब भी उस वक्त उनके साथ, अगेन याद होगा, लिस्टों की तैयारी में मौजूद थे। उनके वजीर ने हामिद मीर के शो में कहा था कि 5000 लोगों की लिस्ट तैयार है, किसी वक्त इनको फड़का देंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। सो उस वक्त तो सेम पेज पे लोग फड़काने की बातें हो रही थी। सो लोगों को, जर्नलिस्टों को पता था, जब खान साहब ये कहते हैं कि सारी हुकूमत वहां से चल रही थी, तो ये तो आई विटनेस हैं, क्योंकि वो मिलते थे सबसे। अच्छा चीफ जो होता है, मैंने भी पहले भी कहा, एक दफा किसी ने पूछा मुझसे जी कि जनरल आसिम मुनीर साहब को क्या करना चाहिए, मैं बेस्ट थिंग इज कि एक तो ऑफ कोर्स सियासत से दूर रहें। वो फिर वही वाली बात, मेरा ख्याल है वही हमारी एस्टैब्लिशमेंट वही गलतियां कर रही है जो जनरल बाजवा साहब ने की थी। इतने विजिबल आप नजर आ रहे हैं हर जगह पे, कल को फिर आप पे ये तनकीदें आएंगी जैसे जनरल बाजवा साहब पे आई हैं। दूसरा मैंने कहा कि जनाब आप सहाफ़ियों और एंकर से दूर हैं। जो आर्मी चीफ सहाफ़ियों से, एंकर से दूर रहेगा, मैं शर्तिया कहता हूँ कंट्रोवर्सी का वो शिकार नहीं होगा। मैं 2-4 नाम दे देता हूँ आपको। जनरल काकड़ थे, वो नहीं मिलते थे उनसे, सहाफ़ियों से, उनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जनरल आसिफ जंजुआ मिलते थे,
उनकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी, वो ओवरटेक करना चाहते थे, कू करना चाहते थे नवाज शरीफ के खिलाफ। ऐसे जनरल ये अगर जहांगीर करामत है, ये ज़्यादा नहीं मिलते थे सहाफ़ियों से, उनकी भी कंट्रोवर्सी इतनी नहीं है। जना क्या नहीं मिलते थे और बहुत शौक से मिलते थे। जना मुशर्रफ तो खैर मिलते ही थे। उसके बाद हमने देखा जना रहील नहीं मिलते थे, वो सहाफ़ियों से दूर रहे हैं, एंकर से, तो लिहाजा उनकी कंट्रोवर्सी नहीं है। फिर उसके बाद जनाब बाजवा साहब है, जनाब बाजवा साहब सबसे ज्यादा शौकीन थे ये सहाफ़ियों से मिलने के लाइमलाइट में। तो जिस आर्मी चीफ ने यहाँ पे एक्सटेंशन लेनी होती है ना, वो सहाफ़ी और एंकर्स को अपना फेवरेट बना लेगा, अपने हक में कालम हो, उनके कालम आ रहे हैं, शोज हो रहे हैं, फलान हो रहे हैं, सिपा सलार के टर्म यूज होना शुरू हो जाएगी और बहुत सारी चीजें। तो मैंने तो ये मशवरा दिया था और अब तक मेरा ख्याल है थोड़ा सा शायद कि जनाब आसिम मुनीर साहब को सहाफ़ियों से, एंकर से 1 मील दूर रहना चाहिए। ठीक है। और साथ में जो मुझे नजर आ रहा है, जो मॉडल इस वक्त चला रहे हैं कि बहुत सारे हमें शोबों में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की प्रेजेंस नजर आ रही है, इस वक्त तो कोई बात नहीं कर रहा उस पर कि ठीक है जो उनका कंट्रोल है, होल्ड है, जैसे जनाब बाजवा साहब के दौर में नहीं होती। वंस यू आर गॉन, ये कुछ होगा जो जनाब बाजवा साहब के साथ हो रहा है। अगर आपने अपनी प्रेजेंस को इतना विजिबल रखा जैसे इमरान खान साहब के दौर में बाजवा साहब ने रखा हुआ। अच्छा क्लास साहब, आपने मोहम्मद जुबैर साहब का जिक्र किया। मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी बड़ा इवेंट हो जो जनरल बाजवा के टाइम पीरियड में हुआ और वो उसमें ना, उसका हिस्सा ना रहे हो। उन्होंने बड़ी क्लियर बात की और एक्सटेंशन और उसके बाद वाला जो एक्सटेंशन का फेज था उस पर भी उन्होंने बड़ा कमेंट किया कि मैं तो विटनेस हूं, और उन्होंने बाकायदा इंसिडेंट्स बताए। ये वो चीजें हैं जिनको जनरल बाजवा डिनाई करते हैं। अब लोग क्या समझे, कौन सच बोल रहा है? एक तो ये बात तय है कि जनरल बाजवा साहब का ये कहना जी मुझे नहीं पता था, नोबडी विल बिलीव इट, ये हो भी नहीं सकता। नंबर 1 अगर मुझसे राय पूछे, चलो जी आपने कोई रोल प्ले नहीं किया, फिर नवाज शरीफ साहब को आप पे इतना प्यार मोहब्बत क्यों आ गया था कि आपको 3 साल का उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खराब की, अपना बयानिया खराब किया, वोट को इज्जत दो वाला उन्होंने सारा अपना सिस्टम खराब किया। उन्होंने उसके बाद आपने तो तकरीर की थी गुजरांवाला में, नवाज शरीफ साहब ने 2 लोगों के नाम लिए थे, जनरल फैज के और जनरल ये बाजवा के, जनाब हम आएंगे और इनसे हिसाब लेंगे, पूछेंगे, ये तकरीर है उनकी। तो फिर यकदम क्या हुआ कि और मियाँ साहब तो हमेशा कहते थे कि मेरी हुकूमत हटाने में, गिराने में, साजिश करने में, मुझे जेल भेजने में, मेरी बेटी को, मेरे उसको दामाद को और मेरे इसको समधी को, पूरी कैबिनेट मेरी को, वो तो जनरल बाजवा और जनरल फैज पे डालते थे। तो ऐसा क्या चमत्कार हुआ फिर कि उसके बाद उन्होंने 2 साल बाद उसी जनरल बाजवा को वो वोट डाल रहे थे मजीद 3 साल के लिए दे दें। दे आर नो फ्री लंचेज। अब नवाज शरीफ साहब ने इतनी बड़ी ले ली, इनकी पार्टी के अंदर लड़ाई हो गई थी, ख्वाजा आसिफ के और शाहिद खकान अब्बासी साहब का इनके ग्रुप बन गए थे इसी मसले पे। इन्होंने कुरान उठवाया था लंदन में कि कुरान पे हाथ रखें और किसी को बताएं कि नहीं जय और लाइन में खड़े होकर वोट डालें। जब ख्वाजा आसिफ ने आके बताया तो शाहिद खकान अब्बासी साहब उनसे थोड़े उलझ गए। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप इतने बड़े जज्बाती हो रहे हैं तो जय मियाँ साहब को फोन कर लें, उनसे पूछ लें, मेरा फैसला तो नहीं है, उनका फैसला है। तो लाइन में लाके इन तमाम लोगों ने वोट किस लिए डाले थे आपके ख्याल है? जनरल बाजवा साहब को 180 के दर्जे पे जाकर रिवर्स किया था, क्यों किया था? तो इसलिए कोई डील की थी ना आपने अगर मुफ्त में तो नहीं करने वाले थे। लिहाजा बाजवा साहब आज के हैं जी मैंने नहीं किया, मुझे पता नहीं है। अब ये बात अगेन उस पर कोई नहीं मानेगा, नंबर 1। नंबर 2 मैं उनके बात करूंगा जुबैर साहब पे, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जुबैर साहब की मतलब मुझे नवाज लीग के अंदर एक बात समझ नहीं आई आज तक। या तो बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, इतना उनको क्रेडिट देते हैं, दोनों साइड देखें कि यहाँ पे हर बंदा जो है ना इतनी जल्दी में है कि दूसरे दिन वो टीवी पे बैठ जाता है नवाज लीग की उनके राज और न्याज उनके बताने के लिए। ये चीज आपको पीपल्स पार्टी में नजर नहीं आई। बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं मैं आपको, वहां भी तो बड़े बड़े बिग गन्स रहे हैं। उसमें अगर यूसुफ रज़ा गिलानी रहे हैं, वो वजीर आजम को ओहदे से हटे, राजा परवेज अशरफ साहब से वो हटे, और बहुत सारे लोग हैं, मतलब इवन उनको रजा रबानी साहब को देख लें, सेनेटर नहीं बनाया, और बहुत सारे रुखसाना जुबैरी साहब और बड़े अच्छे लोग थे, वो सेनेटर नहीं बन सके। फरातुल्लाह बाबर साहब हैं, अगेन ए वेरी गुड, एक मतलब अच्छे सेनेटर रहे, अच्छा बोलते थे सेनेट में हमेशा, वो नहीं लाए। उनके आपने कभी नोट किया होगा कि गिलानी साहब जो थे वो इलेक्शन हार गए, वो पावर सर्कल से 5-6 साल दूर हो गए थे। उनकी पार्टी के अंदर कभी आपने सुना को बैठ के राज और न्याज वो निकालना शुरू कर देंगे। इस पार्टी के अंदर या तो मैं कहूँगा बहुत डेमोक्रेसी है, चौधरी निसार अली खान साहब हटेंगे वो 100 इनका कच्चा छट्टा लेके बैठ जाएंगे। शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं वो टीवी पे बैठे हैं, वो कच्चा छट्टा निकाल रहे हैं। मेहताब अब्बासी साहब को सुने, वो कच्चा छट्टा निकाल के बैठे हुए। जवेद हाशमी साहब हैं वो लंबी लिस्ट लेके बैठे हैं। अब ताज़ा तरीन एडिशन जो है इसमें जुबैर साहब का है। अब जुबैर साहब को भी यही लग रहा है कि जनाब कि मुझे इग्नोर किया गया है, और शायद उनको गुस्सा जो है उनको बशीर मेमन साहब की वजह से है कि उन्होंने पार्टी का सिंध का उन्होंने उसको प्रेसिडेंट बना दिया, मुझे नहीं बनाया। मतलब यहाँ सब्र करने का नहीं है भाई साहब। अगर कोई वक्ती तौर पर कुछ चीजें हो गई हैं, आप आगे पीछे हो गए हैं फॉर वट एवर रीजन, तो 2-4 दिन, हफ्ता, 15 दिन, कोई महीना, मतलब जैसे पीपल्स पार्टी के लोग कर लेते हैं सब्र, आप भी थोड़ा सा सब्र कर लें। आज उन्होंने जो सारी बातें बताई हैं, जब हम उस वक्त ये प्रोग्राम करते थे कि जुबैर साहब ने ये गुफ्तगू फरमाई है जनाब, टीवी उन्होंने मिले हैं, मुलाकातें की 8-8 घंटे जनरल ये बाजवा से और जनरल फैज से, जो आजकल सिविल सुप्रीमेसी पे वो हमें समझा रहे होते हैं जनाब कि आपको सिविल सुप्रीमेसी क्या होती है। 8-8 घंटे मुलाकातें की इन्होंने जुबैर साहब ने।
उस वक्त जब हम ये स्टोरीज करते थे मानते नहीं थे। उस वक्त मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब को फरिश्ते साबित करते थे। या तो आप उस वक्त गलत चीजें कह रहे थे, गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, गलत लोगों को एडवोकेसी कर रहे थे, या आपको ये था ये पावर में आएंगे कुछ मुझे शेयर मिलेगा। अब शेयर अगर आपको नहीं मिल सका फॉर वट एवर रीजन, अब आप टीवी में बैठ के कह रहे हैं हाँ ये फला फला चीजें हुई हैं। मैंने एक दफा आसिफ अली जरदारी साहब से, अब देखे ना मतलब जो मतलब घाघ सियासतदान कैसे होते हैं। मैंने जरदारी साहब से 2003 में, मैं पहले भी बताया था, उनसे मुलाकात हुई पिंडी की अदालत में, वहाँ पे मैं उस दिन किताब लिख रहा था अपनी, तो उसके लिए मैं मिला उनसे। तो वो ना बहुत सारी चीजें छुपा रहे थे, नहीं बताया उन्होंने मुझे बहुत सारे राज और पॉलिटिकल राज, हालांकि बहुत सारे लोगों ने बताए थे। तो मैंने कहा जनाब के जरदारी साहब आप तो कोई बात नहीं बता रहे, तो उनकी मखसूस स्टाइल है, उनकी उस पर मुस्कुराए और मुझे कहते हैं जनाब कि मैंने अभी सियासत करनी है, अगर मैं सारी बातें तुम्हें बताना शुरू कर दूं कि मैं कैसे डीलिंग वीलिंग करता हूं, कौन मिलता है कैसे मिलता है, तो मेरी सियासत तो गई। जुबैर साहब को जरा आसिफ अली जरदारी साहब से सीखना चाहिए, इनको गिलानी साहब से, राजे परवेज अशरफ साहब से, पीपल्स पार्टी से, कि सम टाइम पार्टी के साथ अफिलिएशन अगर आपकी डिस्टर्ब हो गई है, यू आर ए यंग मैन, वो ठीक है, वो कहेंगे मैं अगर 60+ हूँ, स्टिल यू हैव टू गो ए लॉन्ग वे। सियासतन कभी इतना जल्दी तबाही उम्र उसकी लंबी होती है, तो थोड़ा सा सम टाइम होल्ड योर हॉर्सेस तो होता है। मतलब मुझे नहीं समझ आई कि नवाज लीग में इतनी बेचैनी क्यों है। या तो वो समझते हैं कि पार्टी सारी फैमिली पॉलिटिक्स है, वही बाप बेटा चाचा भतीजा न भतीजी भांजे और किसी की जगह नहीं बनती, या तो वो ये फील करते हैं जो पीपल्स पार्टी में ये कल्चर नहीं है वहां पे वो बांटते हैं। आप देख लें उन्होंने बांटे भी हैं, होते लोगों को लाए भी हैं, लेकिन बहुत से लोगों को डंप भी किया है उन्होंने। बहरहाल जुबैर साहब की तो ये गुस्सा है, लग रहा है एंगर है कि जी मुझे शायद इग्नोर किया गया। राना सनाउल्लाह के स्टेट ऑफ माइंड में क्लास साहब ये ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। ये जो इमरान खान ने बात की है अडयाला जेल में, और ये कह रहे हैं कि डील का कोई मुझे मैसेज नहीं आया, डील की मुझसे कोई बात नहीं हुई, और मुझसे डील की बात होगी भी क्यों, क्योंकि बात तो अगर होती तो वो 8 फरवरी को होती जब अवाम ने अपना एक तरह से फैसला सुनाया था। सो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट वो ये बात कर रहे हैं? क्या कोई उनको कहा गया है कि कोई डील के लिए कहा जा रहा है, या कोई ऐसी बात हुई है? मेरी खबर भी है और ओवरऑल लोगों को पता भी है सारा कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है, हालांकि बहुत सारी आपने सुनी होगी दरमियान में बड़ी र्यूमर्स भी आएंगी, मैंने आपके सामने प्रोग्राम में कभी इनको सीरियस नहीं लिया गया था, क्योंकि जो टॉप पे बंदे बैठे हैं वो खान साहब के साथ वो कोई बातचीत कोई डील करने को तैयार नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, खान साहब ने अपनी खुद तकरीर में भी कहा था, वो अपनी गिरफ्तारी से पहले वो सोशल मीडिया पे तकरीरें करते थे कि जी मैं फ़ोन करता हूँ, मैं बात करता हूँ तो आगे से वो मेरा फ़ोन ही नहीं सुनते हैं। ही वाज रिफरिंग टू एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ। अगर चले इसमें कोई डाउट भी था तो आरिफ अलवी साहब ने इंटरव्यू में कहा हुआ है कि जी मैं फ़ोन करता हूँ कि उनसे बात करने के लिए GHQ मेरा फ़ोन ही क्यों नहीं उठाता। सो ये चीज़ें तो पहले से तय हो चुकी हैं कि खान साहब के साथ नोबडी इज रेडी टू एंगेज विद हिम, कि उनसे बात करने को तैयार नहीं है, एक चीज़। दूसरा ये कि खान साहब इनके हामी फॉलोअर्स बहुत सारे कहते रहते हैं इधर उधर से, हमारे जर्नलिस्ट भी बातें कहते हैं खान साहब को ऑफर की गई है और वो डट गए हैं, वो डील करने को तैयार नहीं है, वो बात करने को तैयार नहीं। एक साइड पे ये इंप्रेशन बनाया जाता है खान साहब का कि खान साहब तो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। खान साहब कहते हैं मैं जेल में बैठे रहूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। फेयर इनफ। साथ में खान साहब आके सारा पानी फेर देते हैं उन तमाम लोगों पे जो ये सारा एक नरेटिव एक बना के खड़े होते हैं, जी खान साहब तो किसी से बात नहीं करेगा, खान तो किसी को, उनको डील की ऑफर की गई और खान ने कहा जी मैं तो नहीं करूंगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन लोग ठीक कह रहे हैं। क्या वो लोग ठीक कह रहे हैं जो बार बार कहते हैं खान साहब को डील की ऑफर गई और खान साहब ने इनकार कर दिया, या खान साहब को खुद कह देना जी मुझे तो किसी ने डील की ऑफर की नहीं है और मुझे अगर जरूरत भी नहीं हो, अगर थी तो 8 को करते। अब देखें खान साहब तैयार थे, अगर 8 फरवरी वाले दिन वो कहते हैं डील होती तो फिर ठीक था। अब खान साहब ने 8-10 उन्होंने महाज खोले हुए हैं और किसी महाज से इज नॉट कमिंग स्लो। वो मतलब फौज से भी लड़ाई है, एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ाई है, फिर उसके बाद आपको जहां से रिलीफ मिलना है सपोजली अच्छा या बुरा वो सुप्रीम कोर्ट है। आज सुप्रीम कोर्ट पे भी उन्होंने चढ़ाई की है। काजी फैजी साहब को भी 2-4 दिन पहले उन्होंने लेटर लिखा है 4 पेजेस का, वो भी उन्होंने लिखा है, उनको उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई हैं, उनको सारा कुछ किया है। सो खान साहब के जहन में ये बैठ गया है, जो कि ठीक बैठ गया है, कि जिनको इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट डालें, वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये अगर एजिटेशन हम जारी रखें, और जैसे अगर भुट्टो साहब के दौर में हुई थी कि इलेक्शन धांधली के बाद जो 97 के इलेक्शन थे तो भुट्टो साहब के खिलाफ फौरन कैंपेन शुरू हो गए थे और फिर उनका वो तख्ता उलट दिया गया था। सो खान साहब के जहन में वो चीज़ें हैं कि अगर वही 77 वाले PNA टाइप हम मूवमेंट चलाएं, एजिटेशन चलाएं, लोग बाहर निकलें, जिसकी उन्होंने काल शायद जुम्मे को दी हुई है, तो हम इस तरह का चक्कर हम भी चला सकते हैं और फिर इस तरह का कोई मतलब प्लान बन सकता है, इनकी हुकूमत टॉपल हो सकती है और उसमें थिंग्स वो चेंज हो सकती है। अब उसमें 2-4 फर्क हैं। एक तो ये है कि उस वक्त की जो अपोजिशन थी 77
जिन्होंने धांधली का भुट्टो साहब पे इल्जाम लगाए थे, वो कौमी असम्बली में भी नहीं गए थे, उन्होंने हलफ भी नहीं उठाए थे, ना उन्होंने वजीर आजम का उन्होंने उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़े थे, ध्यान में रखें, पहले दिन से बड़े क्लियर थे, वो नहीं गए थे, नंबर 1। नंबर 2, जो उस वक्त की अपोजिशन थी उनको सपोर्ट थी उस वक्त के आर्मी चीफ की, जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की, जनरल जिया की, जो बाद में भुट्टो साहब को टॉपल भी किया, गिरफ्तार भी किया, सारा कुछ किया। तो खान साहब को तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है कि अगर इस तरह की चीज़ के ये कंपेन अगर लॉन्च भी करते हैं, ये चीज़ें करते भी हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट तो आपके साथ नहीं खड़ी हुई। 2014 में आपके साथ उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रहील भी खड़े थे, उस वक्त के DGIS से जनरल जहीरुल इस्लाम भी खड़े थे, तैरुल कादरी साहब आपके कज़न को भी ले आए थे, वहाँ से बहुत सारे कमांडोज भी आपके साथ आए थे, लड़ाई झगड़े भी हुए थे, 126 दिन बैठे भी रहे थे, खाने शाने आपको फंडिंग सब कुछ हुआ। तो अगर आप उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला के, मीडिया भी आपके साथ खड़ा हुआ था, 126 दिन के साथ बैठ के अब हुकूमत नहीं उसको हटा सके थे, तो मुझे समझाएं, आप जब एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ नहीं है, आप खुद जेल में हैं, तो ये कैसे ये सारी चीजें आप ठीक कर लेंगे? सो खान साहब को जो आखिरी बात इन्हें करना चाहिए, नहीं करेंगे, एक विश लिस्ट है, इन्होंने अगर एस्टेब्लिशमेंट का जोर तोड़ना है ना, हाँ। तो इनको सियासतदानों से बात करनी चाहिए, इनको पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए, इनको वहीं पर जिनको डाकू चोर कहते हैं ना, अगर परवेज इलाही को एक्सेप्ट कर लिया था तो बाकियों के साथ बैठ के बातचीत करें, फिर एस्टेब्लिशमेंट का जोर है। क्लास पे मजीद भी बात हो सकती है, लेकिन सर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।